नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद कर सकता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो एलडीसी के एग्ज़ाम के जो पेपर थे उनके बारे में हम कर रहे थे। और दोस्तों, पिछले चार वीडियो में जो आपके एलडीसी के पेपर हैं वो दो पेपर मैंने आपको डिस्कस करवाए। आज हम तीसरे पेपर के बारे में बात करेंगे। ये हुआ था 9 सितंबर 2018 को। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और जल्दी से आप लाइव सेशन में अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, 9 सितंबर 2018 को, उसके पेपर का डिस्कशन हम करने वाले हैं। और दोस्तों, इसमें हम साइंस के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। और ये जो साइंस के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे वो आपके 101 से लेके 142 तक क्वेश्चन पूछे गए थे। 101 से लेके 142 नंबर क्वेश्चन तक आपके साइंस के क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन पर आपको मैं ले चलता हूँ और 101 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिलेगा, आपको 101 नंबर क्वेश्चन। चलिए, हाँ तो जी, ये रहा आपका 101 नंबर क्वेश्चन। ये रहा 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ऊर्जा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो उल्टी अवस्था में कभी भी नहीं हो सकता। उल्टी अवस्था में कभी भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब आपका जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो सदैव सीधी अवस्था में होता है। इस प्रकार से सीधी ऊर्जा में होता है। इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर, है ना, इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर। तो ये हमेशा सीधी अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सदैव खड़ी अवस्था में होता है। ठीक है, ना तो ये उल्टी अवस्था में होता है ना दोनों अवस्था में होता है, केवल और केवल खड़ी अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय डोगमा रिवर्स की खोज के लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, केंद्रीय डोगमा रिवर्स की खोज के लिए, केंद्रीय डोगमा रिवर्स क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का सिद्धांत है, या आप मान सकते हो एक प्रकार का सिद्धांत है, या डीएनए के बारे में ही ये बात, मतलब डीएनए के बारे में इसमें बताया जाता है। डीएनए के बारे में कुछ बातें इसमें निर्धारित की जाती हैं, उसको बोलते हैं केंद्रीय डोगमा रिवर्स। इसके लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वो किसको मिला था? तो ये नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों बाल्टीमोर को। इसको मिला था, बाल्टीमोर को मिला था। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, बाल्टीमोर को मिला था केंद्रीय डोगमा रिवर्स के लिए नोबेल पुरस्कार 1975 में। ठीक है, तो उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत अच्छे से आपने ये बात समझ ली होगी, केंद्रीय डोगमा रिवर्स बाल्टीमोर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 103 नंबर क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? यानी कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जो जाती है ना, वो किस नियम से जाती है? तो दोस्तों वो ऊष्मागतिकी के नियम से जाती है। किसके नियम से? ऊष्मागतिकी के नियम से। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। यानी कोई भी आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जो जाती है ना, वो किसके अनुरूप जाती है? तो ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार जाती है। किसके अनुसार जाती है? ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार जाती है। और ऊष्मागतिकी का नियम ये कहता है कि जब कोई ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो ये ऊर्जा केवल 10% ही स्थानांतरित हो पाती है। केवल 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित हो पाती है। 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत बोलते हैं। और इसी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का
प्रवाह होता है और ऊर्जा कितनी प्रवाहित होती है, केवल और केवल 10%। ये उष्मागतिकी का नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। 104 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वायुमंडल में जल जो होता है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो वो किस रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वायुमंडल के अंदर गैसीय अवस्था में जो जल पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं जलवाष्प। जल का मतलब जल, वाष्प का मतलब भाप यानी गैस। तो जलवाष्प के रूप में जो जल है वो गैसीय रूप में पाया जाता है, कहाँ पर, वायुमंडल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर बात वायुमंडल की आई है, तो वायुमंडल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, तो सर्वाधिक जो गैस होती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन, N2 गैस। कितने परसेंट, 78%। उसके बाद आपकी आती है O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस, जो आपकी है 21%। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी आती है आर्गन। आर्गन की मात्रा 0.93%। उसके बाद आती है CO2। CO2 की मात्रा होती है 0.03%। ये कुछ आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। सर्वाधिक मात्रा में N2 गैस, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद आपकी होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और दोस्तों ये जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन होते हैं, इसको कहा जाता है वायुमंडल के स्थायी घटक। इनको क्या कहा जाता है, वायुमंडल के स्थायी घटक। स्थायी घटक ध्यान रखना। और ये जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प, ये दोस्तों जलवाष्प जो होता है ना, जलवाष्प ये वायुमंडल का सबसे विचलित अवयव होता है, सबसे विचलित घटक होता है, या सबसे ज़्यादा स्थानांतरित घटक होता है। सबसे ज़्यादा स्थानांतरित घटक जो होता है ना, वो कौन होता है, आपका जलवाष्प होता है। और स्थायी घटक कौन होते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, तो वायुमंडल में आपकी सर्वाधिक गैस होती है नाइट्रोजन। अब एक क्वेश्चन आपको ये पूछ ले कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो अगर बात वायुमंडल की करता है तब तो आपको उत्तर देना है नाइट्रोजन। अगर बात यहाँ पर किसकी आ गई, ब्रह्मांड की आ गई, किसकी बात आ गई, ब्रह्मांड की, तो अगर ब्रह्मांड की बात आती है तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो आपकी हाइड्रोजन है। और दोस्तों वायुमंडल में आपकी गैस है वो कौन सी है, तो वो है आपकी नाइट्रोजन। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने, उम्मीद कर सकता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 3R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। कौन से वो 3R हैं या 3R हैं जो पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो जो 3R हैं ना, वो हैं आपके रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये 3R जो है ना, वो पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण करना, ये 3R का नियम है मेरे प्यारे दोस्तों, जो पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। ठीक है, कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण के लिए भेज देना। पहले तो हम कम उपयोग करने की कोशिश करें, फिर उसका पुनः उपयोग करने की कोशिश करें। जैसे मान लो कोई तेल का डिब्बा है, कोई तेल का डिब्बा है, पहले तो उस तेल के डिब्बे का उपयोग कम करें, फिर अगर हमें उपयोग करना जरूरी है तो उस डिब्बे को हम दोबारा काम में लें, और जब डिब्बा काम में आने के लायक न बचे तब उसको फैक्ट्रियों में बेच दें, जिससे कि वो उसका क्या हो जाए, पुनः चक्रण हो जाए। ठीक है ना, तो ये 3R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन 106 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों को ट्रिपल एंटीजन DPT किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है। बच्चों के DPT का टिक्का लगाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये DPT का जो टिक्का लगाया जाता है वो किस किस रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो देखिए, डी से होता है डिफ्थीरिया, डी से डिफ्थीरिया, पी से परटूसिस, पी से आपका होता है परटूसिस, और परटूसिस को मेरे प्यारे दोस्तों कुकर खांसी भी कहा जाता है। पी से परटूसिस, परटूसिस को कुकर खांसी भी कहा जाता है। और टी से आपका हो गया टिटनेस, टी से आपका टिटनेस हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डिफ्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस को रोकने के लिए बच्चों को DPT का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, कहाँ गया 107 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 107 नंबर क्वेश्चन।
107 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम लागू हुआ। भारतीय पेटेंट अधिनियम कब पारित हुआ था? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, भारतीय पेटेंट अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1970 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1970 में। और दोस्तों भारत के अंदर पेटेंट कितने दिनों के लिए मिलता है? तो ध्यान रखना 20 साल के लिए, 20 वर्ष के लिए प्रभावी रहता है ना। और चावल की कौन सी किस्म का पेटेंट अमेरिका ने ले रखा है? तो चावल की बासमती चावल जो है ना, बासमती चावल, तो बासमती किस्म का पेटेंट किसने ले रखा है? अमेरिका ने ले रखा है। पेटेंट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों दोहन करना। मतलब भारत के अंदर किसी भी वनस्पति के लिए कोई देश अगर पेटेंट ले लेता है तो उस भारतीय वनस्पति का उपयोग कौन कर सकता है? वो देश कर सकता है, उसके ऊपर उपयोग कर सकता है, उसके ऊपर प्रयोग कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, उसको बोलते हैं पेटेंट। तो ये कब पारित हुआ था? तो 1970 में पारित हुआ था। 20 वर्ष इसकी अवधि होती है। एक बार पेटेंट लेने के बाद 20 साल तक ये प्रभावी रहता है। और वर्तमान में बासमती चावल की जो किस्म है उसका पेटेंट ले रखा है किसने? अमेरिका ने। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन की, कि आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया था? आणविक जो जीव विज्ञान होती है जिसको हम अणुजैविकी बोलते हैं, अणुजैविकी में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो ध्यान रखना मेरे साथियों, जो मूल सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो फ्रांसीसी क्रिक ने। किसने किया था? फ्रांसीसी क्रिक ने ये मूल सिद्धांत प्रतिपादित किया था आणविक जीव विज्ञान के अंदर। ठीक है, आणविक जीव विज्ञान के अंदर मूल सिद्धांत का जो विचार प्रस्तुत किया था वो क्रिक ने किया था, फ्रांसिस क्रिक ने। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मूल सिद्धांत मूल सिद्धांत मूल सिद्धांत जीव विज्ञान के अंदर, तो फ्रांसिस क्रिक। चलिए अगला 109 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में सिकंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है? उस पदार्थ का नाम आपको बताना है जिसका रक्त आधान के टाइम, रक्त आधान का मतलब रक्त चढ़ाने के टाइम, किसी व्यक्ति के जब रक्त चढ़ाते हैं, जब किसी व्यक्ति के रक्त चढ़ाते हैं तो इस रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया में उस पदार्थ का उपयोग होता है किसके रूप में? स्कंदरोधन के रूप में, स्कंदनरोधी के रूप में। स्कंदनरोधी का मतलब खून को जमने से रोकने के लिए। मतलब ये थैली है और इस थैली से किसी व्यक्ति के अंदर खून चढ़ रहा है तो इस थैली में खून है, इस खून के साथ में एक पदार्थ और मिलाया जाता है जिससे कि ये खून जम न पाए, जिससे कि खून जम न पाए, इसी को जम न पाए उस क्रिया को बोलते हैं स्कंदरोधी, यानी जो जमने न दे उसको बोलते हैं स्कंदरोधी। तो स्कंदरोधी के रूप में किसका उपयोग होता है? तो ध्यान रखना सोडियम सिट्रेट का उपयोग। किसका उपयोग? सोडियम सिट्रेट का उपयोग। सोडियम सिट्रेट का उपयोग स्कंदरोधी के रूप में होता है रक्त आधान के टाइम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की। तो 110 नंबर क्वेश्चन है कि RNA अणु में थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजनिक क्षारक कौन सा है? तो दोस्तों देखो, एक तो होता है आपका RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, एक होता है आपका DNA डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये जो DNA होता है इसके कुछ नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, इसके कुछ नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, जैसे थाइमिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, एडिनिन हो गया ना, एडिनिन हो गया। ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके किसके अंदर? DNA के अंदर। और दोस्तों RNA के अंदर भी ये तीनों पाए जाते हैं। RNA में ये तीनों तो पाए जाते हैं, ये तीन तो यहाँ पर पाए जाएंगे, लेकिन इस थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? थाइमिन की जगह आपका आ जाता है यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? आपका यूरेसिल आ जाता है। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, DNA के नाइट्रोजनिक क्षारक ये 4 होते हैं, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन। लेकिन दोस्तों RNA की अगर हम बात करते हैं तो इस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है और तीनों की तीनों ये सेम के सेम आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे साथियों, 111 नंबर क्वेश्चन। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसको माना जाता है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है वो सागर को माना जाता है। किसको माना जाता है? सागर को। अच्छा, सागर को क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर 71% भाग में
71% भाग में क्या है, जल है। इसीलिए दोस्तों सागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है ना। सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपका कौन सा है, सागर का है, पानी का है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह है, किस निम्न में से किस तत्व की कमी है, यानी किस तत्व की कमी से हमारे देश में एनीमिया का रोग होता है। एनीमिया का मतलब खून की कमी होना, एनीमिया का मतलब खून की कमी होना। हमारे देश में एनीमिया का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, किस तत्व की कमी है, तो ध्यान रखना लोहे के कारण, लोहे के तत्व की कमी के कारण क्या होती है, खून की कमी होती है। क्योंकि जो आयरन की टेबलेट होती है ना, आयरन की टेबलेट वो उपयोग में आती हैं खून की मात्रा बढ़ाने में। एनीमिया एक प्रकार की खून की कमी होने के रोग को कहा जाता है। तो खून की कमी किसके कारण होती है, लोहे के तत्व की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे। तो दोस्तों मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसमें 7 लक्षण लिए थे। कितने लक्षण लिए थे, 7 लक्षण लिए थे। वो 7 लक्षण आपको मतलब 7 लक्षणों के ऊपर उन्होंने एक एक वर्ष तक 7 लक्षणों पर बारी बारी से एक एक वर्ष तक इन्होंने क्या किए थे, संकरण प्रयोग किए थे। 7 सालों तक लगातार क्या किए थे, इन्होंने संकरण प्रयोग किए थे। और 7 साल प्रयोग करने के बाद और इन्होंने क्या किए थे, आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे। क्या किए थे, आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे 7 वर्षों के बाद। ठीक है, 1956 से ये लगा था, 1856 से लेके और दोस्तों ये लगभग 1862 तक 1956 से लेकर 1862 तक 62-63 तक इन्होंने क्या किया, मतलब संकरण प्रयोग किए और उसके बाद इन्होंने प्रतिपादित किए आनुवंशिकता के लक्षण। और दोस्तों कौन से पौधे को काम में लिया था, तो मटर के पौधे को काम में लिया था। और मटर के पौधे को कहा जाता है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम के पौधे को काम में लिया था। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा जो पौधा था उस पौधे का नाम आपको ध्यान रखना है हिरेशियम। हिरेशियम के पौधे के ऊपर भी क्या किए थे, इन्होंने अपने संकरण प्रयोग किए थे। लेकिन इसके जो निष्कर्ष थे वो प्रकाशित नहीं हुए। और मटर के पौधे पर जो निष्कर्ष प्रकाश जो निकले थे उसको क्या कर दिया इन्होंने, आनुवंशिकता के नियमों के साथ क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी थी 113 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों स्टन बोवेरी ने। किसने दिया था, स्टन बोवेरी ने। इसके आगे आप बोवेरी और याद रख सकते हो। स्टन बोवेरी ने गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। गुणसूत्रीय सिद्धांत में क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि कोई भी जीव है, मान लो ये जीव है, इस जीव के लक्षण इस जीव में जाते हैं, कहने का मतलब अब उसकी संतान में जाते हैं। इस जीव के लक्षण इस जीव में जाते हैं तो वो किसके द्वारा जाते हैं, डीएनए के द्वारा जाते हैं। और डीएनए को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुणसूत्र। तो इसे ही क्या बोला गया, गुणसूत्रीय सिद्धांत नाम दिया गया। ठीक है, इसे ही गुणसूत्रीय सिद्धांत नाम दिया गया। और इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो इसको प्रतिपादित किया था स्टन ने, स्टन बोवेरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर में रूपांतरण होता है। जो एक आपकी विद्युत मोटर होती है, विद्युत मोटर के अंदर किसका रूपांतरण होता है, तो समझने की कोशिश करना। विद्युत जो मोटर आपकी होती है उसमें आप क्या करते हो, पहले आप उसको बिजली देते हो। क्या देते हो, बिजली उसको देते हो। तो वो आपकी क्या हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई। वो क्या हो गई आपकी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा देने के बाद में वो मशीन काम करती है, वो मोटर काम करती है। और काम करने की ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो कहने का मतलब जो आपकी विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को किसके अंदर चेंज करती है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। तो आपकी विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो आपकी शून्य होती है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखना। कोई भी आपकी डीसी जो होती है, दिष्ट धारा जो होती है ना, डायरेक्ट करंट जो आपका होता है, इसकी आवृत्ति आपकी शून्य होती है। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है आपका हर्ट्ज। क्या होता है,
हर्ट्ज। ठीक है, तो दिष्ट धारा यानी डीसी की जो आवृत्ति होती है वो आपकी क्या होती है, 0 होती है। अब दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे घरों में कौन सी लाइट आती है, तो हमारे घरों में एसी लाइट आती है, यानी एसी करंट आता है। ध्यान रखना, एसी यानी जिसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा काम आती है, प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है जो हमारे घरों में आती है, वैसे तो इसकी आवृत्ति कितनी भी हो सकती है, लेकिन हमारे घरों में जो काम आने वाली धारा होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, उसकी होती है 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा काम आती है, जो एसी धारा काम आती है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो उसकी आवृत्ति 50 होती है। लेकिन बात यहाँ पर किसकी आई है, दिष्ट धारा की, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति हमेशा 0 होती है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हाँ तो बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चन की। 117 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आपको अच्छे से बताना है, ठीक है ना। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वह कहाँ से निकलेगी। समझने की कोशिश करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कुछ आपको नियम बता रहा हूँ। यहाँ पर बात दे रखी है अवतल दर्पण की। किसकी बात दे रखी है, अवतल दर्पण की। तो ये मैंने अवतल दर्पण बना लिया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर होता है P, यहाँ पर होता है F, यहाँ पर होता है C। अब इसके 4 नियम हैं और उन नियमों को कहा जाता है परावर्तन के नियम। क्या कहा जाता है, परावर्तन के नियम कहा जाता है। वो परावर्तन के नियम आपको समझने हैं, वो परावर्तन के नियम आपको समझने हैं। वो परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम ये बोलता है कि यदि कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यदि कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। आई कहाँ से थी, ये इस मुख्य अक्ष के समांतर आई थी और परावर्तन के बाद निकली कहाँ से है, तो मुख्य फोकस से निकली है। यही बात दे रखी थी कि एक प्रकाश किरण है वो अवतल दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, तो वो दोस्तों वो जाएगी आपके मुख्य फोकस से। कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तो आपका पहला नियम है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा नियम बताता हूँ। ये बात तो थी समांतर आने वाली प्रकाश किरण की, ये बात तो थी समांतर आने वाली प्रकाश किरण की, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई प्रकाश किरण इस मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई आपतित होती है, तो वह परावर्तन यानी यहाँ से टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इस प्रकार से अगर कोई प्रकाश किरण आएगी तो इस प्रकार से वो निकल जाएगी। ये इसका दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम बोलता है कि यदि कोई प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो उसमें किसी भी प्रकार का परावर्तन नहीं होता। वो जिस मार्ग से आई है, जिस मार्ग से आई थी ना, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये इसका तीसरा नियम है। और दोस्तों चौथा नियम भी आपको ध्यान रखना है। चौथा जो नियम है दोस्तों, वो नियम ये बोलता है कि यदि कोई प्रकाश किरण इस ध्रुव P पर आपतित होती है तो वो उसी कोण से विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाती है। यानी कहने का मतलब जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा। ये इसका क्या है, चौथा नियम है। इन नियमों को कहा जाता है परावर्तन के नियम। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या था, डी था। उम्मीद कर सकता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे प्यारे साथियों। 118 नंबर क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल पूछा है कि एक समतलोत्तल लेंस की वक्र सतह की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है आपकी, 20 सेंटीमीटर है। और वक्रता त्रिज्या को लिखा जाता है मेरे प्यारे साथियों आर के द्वारा। किसके द्वारा, आर के द्वारा। आर का मान आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। इस लेंस की वक्र सतह पर चांदी की पॉलिश की गई है। इस निकाय की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी पावर ज्ञात करनी है आपको। पी का मान ज्ञात करना, और पी का मान होता है 1/f। एफ जो होता है ये मीटर में होता है। किसके अंदर होता है आपका, मीटर में। मतलब कहने का मतलब आपको पी का मान निकालना है और आपको आर दे रखा है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एफ का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, एफ का मान। इसके साथ साथ आपको एक बात और दे रखी है, यहाँ पर म्यू का मान दे रखा है। और म्यू का मान आपको कितना दे रखा है, म्यू का जो मान दे रखा है वो दे रखा है आपको 1.5। अपवर्तनांक जो आपको दे रखा है वो 1.5 दे रखा है। अच्छा, जब भी दोस्तों आपको यहाँ पर म्यू का मान दे रखा हो, जब भी आपको म्यू का मान दे रखा हो
तो आपको f का मान निकालने के लिए एक सूत्र लगाना पड़ता है और वो सूत्र आपको पता होना चाहिए। यानी जब भी आपको किसी प्रश्न के अंदर एक तो म्यू का मान दे दे और f का मान आपको निकालना हो तो आप सूत्र प्रयोग करेंगे और वो सूत्र होता है 1/f बराबर म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 प्लस 1/r2 माइनस होता है यहाँ पर माइनस, ठीक है, 1/r1 माइनस 1/r2 ये सूत्र होता है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर मान रखते हैं तो 1/f बराबर म्यू का मान आपका 1.5 है माइनस का 1 हो गया इंटू 1/r1 का मान आपको दे रखा है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, r1 का मान आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो 20 लिख लिया यानी 1/20 लिख लिया आपने माइनस। अब आपको r2 कहाँ से लेनी है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर आपको दो लेंस दे रखे हैं, एक तो आपको दे रखा है समतल और एक आपको दे रखा है उत्तल। समतलोत्तल का मतलब समतल और उत्तल, समतल और उत्तल आपके दो क्या हैं, समतल और उत्तल आपके दो क्या हैं मेरे साथियों, समतल और उत्तल आपके दो लेंस हैं। इसमें उत्तल लेंस की तो आपको दे रखी है, उत्तल लेंस की तो आपको दे रखी है कितनी, उत्तल लेंस की तो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है वक्रता त्रिज्या, लेकिन आपको समतल लेंस की लेनी पड़ेगी और समतल लेंस की होती है अनंत, समतल लेंस की कितनी होती है अनंत वक्रता त्रिज्या होती है, तो आपने यहाँ पर 1/अनंत ले लिया। अब 1/f बराबर 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा और 0.5 इंटू 1/20 में से 1/अनंत को आप 0 मान लोगे तो यहाँ पर 1/20 आ जाएगा। आप इनको आपस में गुणा करोगे ना तो इसका मान मेरे प्यारे साथियों 40 सेंटीमीटर आएगा। कितने सेंटीमीटर आएगा, 40 सेंटीमीटर। इसको आप हल करोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा 40 यानी 1/40 आएगा। 1/40 किसका मान आया, 1/f का। आपको f का मान निकालना था तो आप f का मान निकालोगे ना तो f को आप ऊपर लेके जाओगे ना तो इस 40 को भी ऊपर लेके जाओगे, इसका मतलब ये क्या आ गया, f का मान 40 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको p निकालना है तो p बराबर आपका क्या होता है 1/f। f का मान आपको मीटर में लेना पड़ेगा इसलिए आप क्या करोगे 1/40 है ना, इस 40 को आप क्या करोगे मीटर में बदलोगे इसलिए आप इसके भाग में 100 कर दोगे और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/40 इसको आप काटोगे तो कितना आएगा 2.5 डायोप्टर आएगा। कितना आएगा 2.5 डायोप्टर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा करेक्ट। ठीक है, चलिए तो उम्मीद कर सकते हैं एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 118 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 119 नंबर क्वेश्चन की। 119 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस का नियम किसका परिणाम है। लेंस के नियम का जो परिणाम है वो क्या है वो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लेंस का नियम क्या है। लेंस का नियम ये है दोस्तों कि जो धारा होती है, धारा प्रेरित धारा, ये जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा सदैव ऐसी दिशा होती है कि वह विरोध करती है, वह विरोध करती है किसका, जिससे वो खुद उत्पन्न होती है, जिससे वो खुद उत्पन्न होती है। यानी समझने की बात है, लेंस का नियम ये कहता है कि कोई भी प्रेरित धारा जो होती है ना वो उस दिशा में बहती है या वो उस प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करे जिससे वो उत्पन्न हुई है। यानी मान लो प्रेरित धारा की बात करते हैं तो कोई भी प्रेरित धारा है वो प्रेरित धारा इस दिशा में जाएगी जिस दिशा में वो उत्पन्न हुई है। मान लो धारा यहाँ से उत्पन्न हुई है तो इसकी धारा इस साइड होगी, है ना, इस साइड होगी धारा। कहने का मतलब ये उस साइड में जाएगी, उस साइड का विरोध करेगी जिससे ये उत्पन्न हुई है। इसी हम क्या बोलते हैं, लेंस का नियम बोलते हैं। इसका मतलब दोस्तों ऊर्जा का संरक्षण हो रहा है। ऊर्जा का क्या हो रहा है, संरक्षण। यानी जहाँ से बनी थी वहीं उसकी क्या कर रही है, पूर्ति कर रही है। अब देखो मान लो यहाँ से कोई चीज़ बन गई, यहाँ से कोई चीज़ बन गई तो इसमें कमी आएगी और वापस इसी साइड जा रही है ना, इसका मतलब ये वापस क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है। इसी हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का संरक्षण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की। 120 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत टेस्टर में कौन सा लैंप सूचक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। विद्युत टेस्टर के अंदर कौन सा लैंप संकेत के रूप में काम में लिया जाता है, सूचक के रूप में। यानी अब हम किसी भी, हमने सभी ने देखा है वो अपना टेस्टर, तो उस टेस्टर को अगर हम देखते हैं ना तो उस टेस्टर में मेरे साथियों, उस टेस्टर के अंदर आपको ऊपर एक लाल रंग का सा आपको क्या दिखाई देता है, लैंप दिखाई देता है जो मतलब रोशनी पैदा करता है अगर लाइट है तार में तो वो जो सूचना देने वाला जो लैंप होता है वो किसका बना होता है, तो वो होता है आपका नियोन लैंप। किसका होता है, आपका नियोन लैंप होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, है ना, नियोन लैंप होता है आपका वो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है,
चलिए, अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की। 121 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक क्या है। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए परिभाषा किसकी दर की है। दोस्तों, आवेश के प्रवाह की दर जो होती है ना, उसको कहा जाता है विद्युत धारा। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया है, इसमें आपको परिभाषा दे दी और उस परिभाषा से आपको पता होना चाहिए, उस परिभाषा का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसका मात्रक कर पाओगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक या फिर विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसको कहा जाता है विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों समझ में आपको आया होगा। 121 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिए, कल 21 क्वेश्चन बाकी हैं, वो कल कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर दोस्तों आपको ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ने का कष्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी ये जो क्लास है, ये क्लास आपकी हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से राजस्थान के एग्जाम के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये दोस्तों रिकॉर्डेड वीडियो मेरा होता है, लाइव नहीं होता है। जो भी मेरे दोस्त मेरे को देख रहे हैं अपना टाइम निकाल के, उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और मेरे वीडियो पर अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। लास्ट तक वीडियो को किसने देखा है? जिसने देखा है वो कमेंट करके जरूर जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं। ठीक है, जिसने भी देखा है वो कमेंट जरूर कर देगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।